स्वागत है आप सभी लोगों का डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स में। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। जैसा कि हम सभी लोगों ने पहले बात किया कि जिस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होती गई, ठीक उसी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नए नए मॉडल अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज करने शुरू किए। हर एक मॉडल पहले वाले मॉडल से ज़्यादा करीब हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी देता था। तो जो सबसे पहला मॉडल था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी के बाद, वो था थॉमसन का मॉडल। और फिर उसके बाद न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बाद जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, रदरफोर्ड ने प्रपोज किया, उसका उसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इन सारे मॉडल्स में कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमको एकदम सही से नॉलेज, अच्छे नॉलेज नहीं मिल पा रही थी। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पा रही थी। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर, उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसको बोर एटॉमिक मॉडल उन्होंने उसको बोर एटॉमिक मॉडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण ये पुराने मॉडल जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल थॉमसन का, ये दोनों फेल हो गए। तो सबसे पहला जो रीजन था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के फेल होने का, वो था एग्जिस्टेंस ऑफ एटम पे ही सवाल उठा देना। क्योंकि एक्चुअली जो उन्होंने मॉडल प्रपोज किया था वो ये था कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। जो एटम है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ये तो बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्कुलर पाथ में एटम के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो एटम रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स है या फिर फिक्स नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें कि कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लगातार चेंज हो रही होती है। वो वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन जैसे ही जैसे वो आगे बढ़ेगा पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे, उसकी जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होती रहेगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होती जा रही है। तो वेलोसिटी के चेंज होने से एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम मैक्सवेल थ्योरी की बात करें तो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल अगर नॉन जीरो एक्सेलरेशन में है ना, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है या डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में वो अपनी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो अपनी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब फिर बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर पार्टिकल अपनी एनर्जी लगातार यूज कर रहा है, सॉरी रेडिएट कर रहा है और लूज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उसकी एनर्जी कम होगी और एनर्जी कम होने के कारण उसकी जो ऑर्बिट है वो लगातार श्रिंक होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो एटम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो आकर के न्यूक्लियस में जब गिर जाएंगे तो एटम का एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि 1885 में एक साइंटिस्ट थे बोर, सॉरी बोर नहीं, बामर, एक साइंटिस्ट थे बामर। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब हम किसी भी एटम को कुछ सर्टेन एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और कुछ समय बाद वो एक तरह का रेडिएशन इमिट करता है और फिर वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो उस रेडिएशन, उस इमिशन की जब उन्होंने स्पेक्ट्रम की स्टडी की तो उन्होंने देखा एक्चुअली ये स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट विजिबल रेंज में था, विजिबल रेंज में एग्जिस्ट कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो कई सारे छोटे छोटे मतलब वेवलेंथ, कुछ नैनोमीटर्स की वेवलेंथ का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब कई सारे वेवलेंथ से मिल करके ये एक स्पेक्ट्रम बन रहा है। वो स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट कर रहा था 300 से 600 के मतलब बीच का स्पेक्ट्रम था, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आपको फिगर में, है ना। तो उसमें क्या था कि जब उन्होंने ये देखा, स्पेक्ट्रम देखा, तो उसका एक्सप्लेनेशन कोई भी एग्जिस्टिंग एटॉमिक मॉडल नहीं दे पाया।
तो उन्होंने बामर ने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला डेवलप किया, उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही उन्होंने एम्पिरिकल फॉर्मूला डेवलप किया, और उन्होंने देखा कि वो जो उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो इस स्पेक्ट्रम के लिए वो एकदम फिट बैठ रहा है। तो ये तो हो गई बोर एटॉमिक मॉडल के डिस्कवरी से पहले की बात। मतलब उससे पहले के जितने मॉडल थे वो फेल हुए, उसकी क्या रीजंस थे, किन चीजों के एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो बोर एटॉमिक मॉडल में क्या था, 1913 में बोर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया फिलोसॉफिकल मैगजीन एंड जर्नल ऑफ साइंस में, और उस आर्टिकल का नाम था ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाय नील्स बोर। तो उन्होंने जैसे ही ये आर्टिकल पब्लिश किया तो उस आर्टिकल के बारे में उन्होंने बहुत सी ऐसे पोस्टुलेट्स दिए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जिसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। तो जो भी चीजें, जो भी पोस्टुलेट उन्होंने डिस्कस की वो हमारी एग्जिस्टिंग चीजें जो भी एक्सप्लेन नहीं थी पुराने मॉडल्स के बेस पर, उन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन हमें इस मॉडल से मिल गया। तो चलिए देखते हैं वो पोस्टुलेट क्या थे जो बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में प्रपोज किया। तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट था वो ये कहता था कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है। जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। अच्छा, इसमें कुछ भी नया नहीं था। मतलब अगर हम देखें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से कंपेयर करें तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में नहीं कहा गया। उसने भी यही बोला था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी यही कहा गया था कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कूलम फोर्स। अच्छा, कूलम फोर्स क्या होता है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं वैक्यूम में, एक पर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्स लॉ ये बोलता है कि उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो उन्होंने बोला, ये जो पहला पॉस्टुलेट था, बोर ने क्या बोला कि जो एटम है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। और रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे न्यूक्लियस है और इसका सॉरी, जिस एटम की हम बात कर रहे हैं उसका जो एटॉमिक नंबर है मान लीजिए वो Z है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम की हम बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z है। तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस में, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस में। और क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी, उनके नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हैं। ठीक है। तो क्या है, मान लीजिए इसका ये न्यूक्लियस है और इस एटम की जो रेडियस है वो मान लीजिए है R, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 1/4πε0। ये तो कांस्टेंट हो गया। और दूसरा जो चार्ज Q1 है, मान लीजिए न्यूक्लियस के चार्ज की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। लेकिन जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे उतना ही लेकिन पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज हो गया न्यूक्लियस के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो E के इक्वल है। E मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और मान लीजिए इसकी जो एटम की रेडियस है वो क्या है, R है। और सपोज ये जो ऑर्बिट है, दैट ऑर्बिट इज nth ऑर्बिट। ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर मोशन में है।
ठीक है। और ये जो बैलेंस हो रहा है, मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स है और बैलेंस हो रहा है। ये किससे बैलेंस हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगा? अगर पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में है तो एफ सेंटर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर, सॉरी वी एन बोल देते हैं। वी एन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर एन, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो यहां से हम क्या देखेंगे? हमको ये दिखाई पड़ेगा 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे आर एन स्क्वायर होगा, आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन। तो यहाँ से हमें अगर हम वैल्यू निकालना चाहें आर एन की, रेडियस की, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। और या फिर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ द रेडियस आर एन, तो हम वहां पर वो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हम आर एन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आर एन से ये वाला एक आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर एन इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी एन, वेयर एम इज व्हाट? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, एम ई इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई आर एन की वैल्यू। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और मान लीजिए हम वी एन के टर्म में वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वी एन की, ये दिस इज वी एन स्क्वायर, तो वी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन एम ई आर एन, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये हो जाएगी वी एन की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ द, सॉरी nth ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एटम, ऑफ द एटम। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। ये पहला पोस्टुलेट था। पहला पोस्टुलेट में हमने क्या देखा? पहले पोस्टुलेट में हमने देखा कि जो एटम है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और कैसे रिवॉल्व करता है? एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और ये जो एक कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक तरह का सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब यहाँ पर इसका जो नेचर है वो सेंट्रल फोर्स का नेचर है। और इसको बैलेंस करने के लिए एक रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल ही डायरेक्शन होती है, लेकिन वो अपोजिट टू द रेडियल डायरेक्शन होती है। ठीक है। मतलब आर कैप अगर हम ले रहे हैं, रेडियस मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो ये मान लीजिए सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन है। सेंट्रल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स हम बोल देते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक उसके अपोजिट होगी। ठीक है। तो इन चीजों को अगर हमने देखा, एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, तो हमने क्या देखा कि जो रेडियस है एटम की, एटम के nth ऑर्बिट की अगर हम रेडियस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से निकल के आ रही है इक्वेशन 1 से, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इक्वेशन 2 आ रहा है हमारा। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरी पोस्टुलेट की तरफ। तो चलिए देखते हैं जो दूसरा पोस्टुलेट है वो क्या है। तो जो दूसरा पोस्टुलेट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा अभी हमने सबसे पहले जो आपको बोला था वो ये बोला था कि जो पहले पोस्टुलेट है, वैसे वो चीजें तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी बताई गई थी। तो उसमें फर्क क्या हुआ? तो दूसरे पोस्टुलेट में फर्क बताया गया कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है इसमें, इस एटॉमिक मॉडल में और उसमें। वो डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ केवल गिनी चुनी ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है, मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन द परमिसिबल ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी इन एन एटम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जो परमिसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है, यानी कि वो एनर्जी न लूज कर रहा है
न गेन कर रहा है। तो दूसरा पॉस्टुलेट क्या बोलता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक हम लें, एक एटम लें, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक फिक्स ऑर्बिट में, परमिसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी। वो ना तो एनर्जी गेन कर रहा है ना ही लूज कर रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, तो इस ऑर्बिट्स को क्या बोला गया? नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट बोला गया या स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दिया गया। ठीक है, और इसके बाद जो पॉस्टुलेट थी वो क्या था? सॉरी, उसके बाद जो पॉस्टुलेट था वो क्या था? उसके बाद वाली पॉस्टुलेट ये बोल रहा था कि जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ एक एंगुलर मोमेंटम भी है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मान लीजिए कोई भी पार्टिकल अगर उसका मान लीजिए मोमेंटम है p और रेडियस है, मान लीजिए जो रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन है वो है r, तो इन दैट केस जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? L इज इक्वल टू आर क्रॉस p। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर हम एटम के अंदर बात करें तो देख लेते हैं पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसकी रेडियस है मान लीजिए ये आर, और इसका जो मोमेंटम है इसका डायरेक्शन भी यही होगा क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, तो अब देखिए रेडियस आर और पी में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। तो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एल आर पी साइन 90, यानी कि क्या हो जाएगा? आर पी, एंड पी इज व्हाट? एम वी, यानी ये क्या हो जाएगा वैल्यू? एम वी आर। जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी? एम वी आर। हाँ, तो अब थर्ड पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट में एग्जैक्टली बोर्ड ने क्या बोला? बोर्ड ने ये बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में रिवॉल्व कर रहा है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है, इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi where h is a फ्लाइंग कांस्टेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मान लीजिए इंटीग्रल मल्टीपल n है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h बाई 2 पाई का। और h क्या है यहाँ पर? h है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल से क्या मतलब है? जो n है वो या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। यानी 1 बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई, या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई h बाई 2 पाई, या 3 मल्टीप्लाइड बाई h बाई 2 पाई, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h बाई 2 पाई का। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा ऑर्बिट है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। ऑर्बिट फिक्स है, एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स है कि वो एंगुलर मोमेंटम यही होनी चाहिए, पर्टिकुलर इसी के मल्टीपल में होनी चाहिए। अगर इसके मल्टीपल में नहीं है तो फिर वो रिवॉल्व नहीं कर सकता उन परमिसिबल ऑर्बिट्स में। जो इलेक्ट्रॉन है वो उन परमिसिबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ से आया, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उनकी वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया vn से, और जो रेडियस होगा उस ऑर्बिट का, मान लीजिए nth ऑर्बिट का, क्या हो गया? rn हो गया, और इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास इज me हो है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से ये निकला mvrn इज इक्वल टू nh2 पाई। तो अब हम यहाँ से फी वेलोसिटी और जो रेडियस है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो मान लीजिए हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें vn, तो vn यहाँ पर क्या हो जाएगा? vn विल बी व्हाट? nh बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन MERN। तो ये हो गई वैल्यू, किसकी हो गई वैल्यू? वेलोसिटी की हो गई। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेडियस। या अगर हम रेडियस के टर्म में वेलोसिटी की वैल्यू मान लीजिए निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Rn इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 बाई MEVN। ठीक है,
तो इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, मैं इन इक्वेशंस पे नंबर डाल करके ऐसे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इन इक्वेशंस का हम आगे जा करके यूज करेंगे। ठीक है, इन इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और इनकी जो टोटल एनर्जी है, इन सारी चीज़ों को किसी भी एटम के इन सारी टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, इसलिए हमने इन इक्वेशंस पे नंबर्स डाल दिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसके बाद जो पोस्टुलेट था वो क्या था, चलिए देखते हैं। बोर का जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था वो क्या था, वो ये था कि जो एटम है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पोस्टुलेट दिया था, सॉरी बोर ने पोस्टुलेट दिया था, इसको हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स एनर्जी से रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उन ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो फिक्स है। ठीक है, ना तो एनर्जी ले रहा है वो, मतलब ना ही एनर्जी लूज कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक नई पोस्टुलेट इन्होंने दी, मतलब इसी मॉडल में एक बात और इन्होंने बोली, उन्होंने बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट भी करेगा और एनर्जी अब्सॉर्ब भी करेगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन रख दी। मतलब उन्होंने अपनी चीजों पे ही, मतलब एक नई चीजें इम्पोज कर दी कि, मतलब उन्होंने पहले बोला कि नहीं करेगा, फिर बोला अगर करेगा तो, उन्होंने बोला कर सकता है, लेकिन उसके पीछे भी उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि अगर करेगा तो वो क्या कंडीशंस होगी, जिन केसेस में वो एनर्जी को रेडिएट करेगा या एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उन्होंने, अच्छा लास्ट पोस्टुलेट में उन्होंने यही बोला कि जो एटम है वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। ठीक है, लेकिन किस केस में रेडिएट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम द हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट का क्या मतलब है, उसकी जो एनर्जी है वो नीचे वाली लोअर ऑर्बिट से हाई है, टू द लोअर ऑर्बिट, है ना। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, हम ये दो ऑर्बिट्स ले रहे हैं, जिसमें एक अपर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट, हायर एनर्जी की ऑर्बिट, और एक लोअर ऑर्बिट है, लोअर एनर्जी की ऑर्बिट। तो इसमें अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मान लीजिए जंप कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ऑलरेडी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है और वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, इन दैट केस वो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और उस केस में वो कौन सा स्पेक्ट्रम देगा, वो एक तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करेगा। ठीक है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, ईएफ में पहुंच गया, उसमें कोई भी एनर्जी हमको बाहर निकलती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम कब होगा, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो एक रेडिएशन हमको निकलता है दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। तो जितनी एनर्जी लूज करेगा उतनी एनर्जी वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकालेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम उसको कुछ एनर्जी दे रहे हैं तो वो फिक्स एनर्जी ही अब्सॉर्ब करेगा उस एनर्जी में से जो भी हमने दिया है, और जंप करके वो नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। यानी कि ये पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो जंपिंग है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो पोस्टुलेट था, इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जो अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स थी बामर सीरीज की, वो इसने एक्सप्लेन कर दी कि एक्चुअल में ये जो चीजें हैं ये पॉसिबल हैं। और उन्होंने देखा, बोर ने क्या देखा, बोर ने देखा कि जो बामर का एम्पिरिकल फॉर्मूला था, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक फॉर्मूला डेवलप किया था इन स्पेक्ट्रम का, वो बिल्कुल फिट बैठता था, वो बिल्कुल से फिट बैठता था इनके इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी के बराबर एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। ठीक है, ये था इनके फाइनल जो पोस्टुलेट था वो ये था, और इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बन रहा है वो ये बन रहा है। मान लीजिए इसको इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 7। अगर मैं लास्ट इक्वेशन नंबर 6 दिया था तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो ये था इनका लास्ट पोस्टुलेट इस एटॉमिक मॉडल का। तो इस बेस पे फिर हम लोग आगे जो डिस्कशन होगा उसको जारी रखेंगे, और हम लोग बात करेंगे कि हम इन इक्वेशंस की हेल्प लेकर के, इन पोस्टुलेट्स की हेल्प लेकर के हम किस तरह से आगे फॉर्मूले डेवलप करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, एटम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए, रेडियस की डिपेंडेंसीज ऑर्बिट्स पे,
ऑर्बिट के नंबर पे कि कौन सी ऑर्बिट में है, उनके एटॉमिक नंबर पे किस तरह से डिपेंड करता है, ये सारी क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी इन चीजों पे कैसे है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं इन इक्वेशंस के डेरिवेशंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।